Hello everyone, this is Pooja Rawat. Today we will revise our class 8 social science civics lesson 4 understanding law. हमने ये चैप्टर पहले ही पढ़ लिया है and today we will revise the main point of this chapter again for our first term examination. So let's revise. You know that in Indian democracy the parliament is in charge of making law. इंडियन डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉ. पार्लियामेंट में ही सारे लॉज बन के तैयार होते हैं, पार्लियामेंट ही सारे लॉज बनाता है. एंड वहीं पे जब पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं दोनों हमारे जो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउसेस, यू नो दैट अपर हाउसेस एंड लोअर हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा. सो लोकसभा एंड राज्यसभा में ही लॉज जो उनके जो मेंबर्स होते हैं वो जब पूरी की पूरी उस पर हियरिंग होती है, उन पे उनकी वोटिंग होती है, देन जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करता है, फिर जब वो लॉ बनते हैं, वो लॉ मेकिंग में लोकसभा राज्यसभा का मेन रोल होता है. एंड द इंडियन डेमोक्रेसी द पार्लियामेंट ही इन चार्ज ऑफ द मेकिंग लॉ. ओके. And according to the constitution all are equal before the law. In our Indian constitution all are equal before the law. Law जो है वो सभी के लिए equal है. It doesn't matter that the person belong to any category, any caste, any sex, any religion. It doesn't matter if he is belong to if he is a government servant, if he is a common people. Our law is equal for all of us, and it is written in our constitution. Our constitution is very important feature of our democracy. So according to the constitution all are equal before the law. And our second point is the rule of law applies equally to all citizens. No one can be above the law, neither a government servant nor even the president of the country. President of the country जो कि फर्स्ट पर्सन होता है हमारी कंट्री का, वो भी उसके लिए भी लॉज जो हैं इक्वली ही लगेंगे. But if it doesn't matter that if he is a president of our country or if he is a common people, rule applies equally for all citizens and no one can be above the law, neither a government servant or nor even the president of the country. Law applies equally for all. Any crime of violation of law has specific punishment. What happen if anybody is not following the law and they are breaking the law? So any crime, it is a crime if anybody is breaking the law. अगर कोई कानून तोड़ता है, लॉ तोड़ता है, तो उसके लिए एक अलग से स्पेसिफिक पनिशमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे क्रिमिनल लॉ में. एनी क्राइम ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ अ स्पेसिफिक punishment. In ancient time there were so many laws and the British government introduced the rule of law. The law was arbitrary. आर्बिट्री मीन्स उस टाइम जो लॉ होते थे, जो रूल्स उनके होते थे वो थोपे जाते थे. एंड दे वर आर्बिट्री, सबके लिए अलग अलग होते थे. ब्रिटिश दे वर डिफरेंट फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड जो ब्रिटिशर्स होते थे, उनके जो एम्प्लॉयज़ होते थे, जो ब्रिटिशर्स होते थे, ब्रिटिश सिटीजन्स होते थे, उनके लिए लॉज बहुत ही नॉर्मल होते थे एंड पनिशमेंट भी ज़्यादा नहीं होती थी. बट फॉर द इंडियन पीपल उनके लिए लॉज अलग होते थे. मतलब वहाँ पे उन्होंने इक्वली लॉज नहीं बनाए थे सभी के लिए, और वो आर्बिट्री होते थे, ज़बरदस्ती थोपे जाते थे, उनको वो फॉलो करने ही होते थे. सो इन एंशिएंट टाइम देयर वाज सो मैनी लॉज. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ एंड द लॉ वाज आर्बिट्री. एंड वो ये जो बात हो रही है वो हो रही है बिफोर द इंडिपेंडेंस, बिफोर 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लॉ जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, सो वो आर्बिट्री था. इन इंडिया सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस बाय होल्डिंग मीटिंग और राइटिंग इन न्यूज़पेपर टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज. रिप्रेसिव लॉज मीन्स वो लॉज होते हैं जो हमको
कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिसको अगर कॉमन पीपल फील कर रहा है कि दीज लॉज आर रिप्रेसिव, हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लॉ रिप्रेसिव हैं एंड उनको वो हटाना चाहते हैं, दे डिडंट वांट टू फॉलो दैट पर्टिकुलर रूल, सो द इंडियन सिटीज़न कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस, मतलब वो नहीं चाहते अगर किसी लॉ को, कोई गलत लॉ है तो वो उसको हटा सकते हैं बाय होल्डिंग मीटिंग्स होल्ड करके और राइटिंग इन न्यूज़पेपर टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉ। तो वो उसको हटाना चाहें तो उसको, उसके लिए वो अपनी होल्डिंग कर सकते हैं मीटिंग की और न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं। देन उसके बाद उनके हमारे जो हम अपने जो लीडर्स चूज़ करते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा में उसके ऊपर सिटिंग बिठाते हैं। सिटिंग होने के बाद उस पर डिस्कशन होता है एंड आफ्टर दैट द लॉ इज़ चेंज्ड एंड इफ़ द लॉ इज़ नॉट right and the law is repressive, so then it is changed. We can change the law which are not good for our country. When any laws favors one group and disregard the other, then it is called controversial law. This type of law leads to conflict. हमने पढ़ा था कि how a law become conflict for us and how a law is controversial law, how a law become a controversial law. Then when any law favors one group and disregards the other, then it is called controversial group. कोई भी लॉ है अगर वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही फेवर कर रहा है और अदर्स को डिसरिगार्ड कर रहा है, देन वो लॉ एक कंट्रोवर्शियल लॉ बन जाता है। दिस टाइप ऑफ लॉ लीड्स टू कन्फ्लिक्ट, ये कन्फ्लिक्ट लेके आते हैं, मीन्स ये लॉ सोसाइटी को एकजुट नहीं रख पाते हैं और जो कन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्शियल लॉज होते हैं दे आर नॉट गुड फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक जैसे कि SC और ST के लिए उनको स्पेशल छूट दी जाती है, उनको स्पेशल फेवर मिलता है SC ST को। सो एक अलग कास्ट को या अलग कम्युनिटी को फेवर दे रहा है लॉ इफ़ इट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री, जिसको हम सेफ गार्ड भी बोलते हैं। देन मतलब ये जो है उस चीज़ को फॉलो नहीं करा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। इफ़ एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, देन वाई दे आर गिविंग सम स्पेशल फेवर टू अ स्पेशल कम्युनिटी, to a special community of the people. So this type of law become controversial law and this type of law leads to conflict. यानी कि इस पे बार बार, इस लॉज पे बार बार जो है पब्लिक इन पे मीटिंग बिठाती है, इनको हटाने की डिमांड करी जाती है। इन इंडिया द कोर्ट हैज़ द पावर to cancel or modify any type of controversial law framed by the parliament. अगर पार्लियामेंट में कोई controversial law फ्रेम हो जाता है, कोई भी controversial law फ्रेम हो जाता है एंड तो उसको हटाने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए इंडिया में द कोर्ट हैज़ द पावर, कोर्ट के पास भी पावर है टू कैंसिल और मॉडिफाई controversial law framed by the parliament. If Parliament frame a law, then our court has the right to modify it or to change it. Our court has the power to cancel or modify any type of controversial law framed by the parliament. You know that what is a controversial law? Controversial law which gives some special feature or some special facility to a community, only for a community. एंड वो लॉ जो कन्फ्लिक्ट बन चुके हैं, जो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, उनको कौन हटा सकता है, कौन चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है? इंडियन कोर्ट। और पार्लियामेंट लॉ फॉर्म करता है। पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू फॉर्म द लॉ। पार्लियामेंट कैन फॉर्म एनी लॉ, बट the court has the power to cancel or modify any type of controversial law. If the people thinks that this law is not good for the society and it's a controversial law, then they can go to court and demand for change or modify any law. Now our first question is, how is there equality of law in India? Explain.
इंडिया में लॉ की इक्वालिटी कैसे है, इक्वालिटी ऑफ लॉ इन इंडिया, उसको आपको एक्सप्लेन करना है. सो इन इंडिया द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन on the basis of their caste, gender, sex, religion, creed, कास्ट, आइडियोलॉजी एंड सोशल बैकग्राउंड. इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम किसी के साथ भी लॉ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. इन इंडिया द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी, मतलब उसमें सभी को इक्वली शो किया जाता है, सबको इक्वली जो है आगे बढ़ने के लिए मौके मिलते हैं, सभी को इक्वली उनको इक्वली जो है सभी को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए एंड कोई भी लॉ के सामने स्पेशल नहीं है. सो इन इंडिया द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, सेक्स, रिलीजन, क्रीड, कास्ट, आइडियोलॉजी एंड सोशल बैकग्राउंड. चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड का है, इवन इफ़ द पर्सन इज़ अ बेगर, then the law is same for him. He can go to court for the violation of his rights, for violation of law, to make it sure that his rights are secure and he is free in the country. The rule of law means that the laws apply equally to all citizens of the country and no one can behave against the law. लॉ के अगेंस्ट कोई भी बिहेव नहीं कर सकता है. Any crime और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ अ स्पेसिफिक पनिशमेंट. हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई भी लॉ को तोड़ता है या उसके अगेंस्ट जाता है तो उसके लिए एक अलग से स्पेसिफिक पनिशमेंट होती है. Our next question is, what did the Indian नेशनलिस्ट डू अगेंस्ट द आर्बिट्री लॉ ऑफ ब्रिटिश. जो ब्रिटिशर्स ने आर्बिट्री लॉ बनाए थे, तो व्हाट डिड द इंडियन नेशनलिस्ट डू अगेंस्ट द आर्बिट्री लॉ ऑफ ब्रिटिश. सो जो हमारे जो उस टाइम के जो नेशनलिस्ट थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने उसके अगेंस्ट क्या किया, ब्रिटिश लॉज के अगेंस्ट उन्होंने कौन से स्टेप्स फॉलो करे. इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन protesting and criticizing the arbitrary use of authority by the British. तो वो अपनी अथॉरिटी का बहुत ही गलत यूज़ करते थे और उन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करे, जो कि आज भी कॉमन पीपल करते हैं. दे आर प्रोटेस्टिंग, दे कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द आर्बिट्री लॉ. और वहाँ पर हमारे नेशनलिस्ट भी यही करते थे. दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट, इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन टू प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग. क्रिटिसाइज़ करा जाता है उनको न्यूज़पेपर में, मीटिंग्स बिठाकर, कॉमन मीटिंग्स में उन लॉज को क्रिटिसाइज़ किया जाता है. द आर्बिट्री यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश. दे बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including idea of justice. उन्होंने इसके अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर दिया. दे बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी. उन्होंने बोला कि अगर आप लोग ब्रिटिशर्स को कुछ स्पेशल जो है वो सेफ गार्ड्स दे रहे हैं, वो अगर लॉ ब्रेक कर रहे हैं तो उनकी पनिशमेंट भी उनको नहीं दी जा रही हैं. सो उन्होंने उसके अगेंस्ट इक्वालिटी की डिमांड करी. दे वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे द लॉ एज इंक्लूडिंग आइडियाज़ ऑफ जस्टिस. उन्होंने जस्टिस मांगा. उन्होंने बोला कि हम इस लॉ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे. एंड फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे द लॉ एज इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ जस्टिस. जिस भी लॉ को फॉलो करने के लिए उनको वहीं से ही ये आइडिया पनप के सामने आया कि हमको जस्टिस चाहिए. वी वांट फ्रीडम बिकॉज दे वर डूइंग डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड बिटवीन द इंडियंस. सो इंडियंस डिमांड freedom from the British government because they think that their laws are arbitrary and they are forcing their laws on Indian people and they are giving some special safeguard for the Britishers. And then they started thinking that it is our country and we want freedom from them and they begin fight. और फिर उन्होंने अपनी फाइटिंग करना स्टार्ट किया फॉर ग्रेट इक्वालिटी के लिए कि हमें हमारी ही कंट्री में ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है. वी वांट इक्वालिटी एंड दे वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे टू लॉ एज इंक्लूडिंग लॉज ऑफ जस्टिस.
By the end of 19th century, Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial court. So by the end of 19th century, Indian legal profession also began emerging. जो इंडिया के जो लीगल प्रोफेशंस थे उन्होंने भी सामने आना शुरू किया. एंड बाय द एंड ऑफ 19th century, इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगेन इमर्जिंग. और वहाँ से कुछ एजुकेटेड पीपल एंड लीगल प्रोफेशंस उन्होंने सामने आना शुरू किया. एंड डिमांड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट. they want demand and they want equality in colonial court. Colonial court means British court. उसको colonial, कई बार उनको colonial rules बोलते हैं, colonial government and colonial court. Okay, you can understand now this question completely. Now our third question is, point out the significance of women protection law 2006. 2006 में एक नया लॉ सामने आया था, वुमेन प्रोटेक्शन लॉज. सो उसके सिग्निफिकेंस को आपको पॉइंट आउट करना है. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन लॉ 2006? फर्स्ट पॉइंट इज, इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, सेफ हाउस होल्ड, ताकि वो एक सुरक्षित वातावरण में वुमेन्स जो है अपने आप को फील कर सकें इन अ सेफ एनवायरनमेंट. सो इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन अ सेफ हाउस होल्ड. एंड वो if the women are not safe in this country, they are not feeling safe, then they can demand their right of equality, because everybody is equal before the law. But if a special group, because women is a special group and special community of our country, and they also play a very important role in the development of country. But you can see that in newspaper, in TVs and in social media, you can say that they are not getting a special and they are not getting a common and equal right, and so they can demand for equality, and it recognize the right of women to live in a safe household. The woman can get a protection order against any further violation. अब पॉइंट आउट इसमें ये था सिग्निफिकेंस 2006 में वुमेन प्रोटेक्शन लॉ में कि वो उनको इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड. वो उनको एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने की या एक सेफ़ वातावरण में, सेफ़ एनवायरनमेंट में रहने की उनको राइट है वुमेन्स को. द वुमेन कैन गेट अ प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस. अगर कोई भी वुमेन्स के अगेंस्ट वायलेंस करता है, मींस अगर वुमेन्स को स्पेशल जो है उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनके अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है, यानी कि उनको इक्वली वो नहीं करा जा रहा है, घर पे उनके हस्बैंड या उनके ब्रदर्स या फैमिली मेम्बर कोई भी वायलेंस हो रहा है, उनके अगेंस्ट हो रहा है, जैसे कि डोरी की डिमांड करी जा रही है या अदर जो थिंग्स हो रही है, उसके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन मिलेगी. वुमेन्स कैन गेट मॉनेटरी रिलीफ टू मीट देयर एक्सपेंस. वुमेन्स को मॉनेटरी रिलीफ की एक फैसिलिटी दी गई है अपना खर्चा उठाने के लिए, रिलीफ टू मीट देयर एक्सपेंस. सो दीज आर द पॉइंट एंड these are the point of the significance of women protection law 2006. I hope that now you can understand the main point of this chapter. So you have to write this worksheet in your notebook also. I have sent it to you in Ursel, and you have to write it in your notebook, and the submission date of this worksheet is 11 September. So submit it on 11 September. Okay, thank you.